नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स पर। क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने सिर्फ एक मकसद के लिए कई फेक फेसबुक अकाउंट बनाए और 3 मरे हुए लोगों की जिंदगी जीने लगा। इस केस को सुलझाने के लिए 3 अलग अलग राज्यों की पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल में एक जगह है साकेत नगर। 2 फरवरी 2017 को पुलिस की एक टीम साकेत नगर के एक घर में किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर आती है। उसके चेहरे को पुलिस ने कपड़े से ढका हुआ था और यह घर उसी व्यक्ति का था। पुलिस घर के लिविंग रूम में आती है जहां सीमेंट का एक चबूतरा जैसा बना हुआ था जिसके ऊपर संगमरमर के पत्थर लगे हुए थे। पुलिस सब कुछ देखती है और काले कपड़े में ढके उस व्यक्ति ने चबूतरे की ओर इशारा किया। अब पुलिस मजदूरों को बुलवाती है और चबूतरे को तोड़ने के लिए जैक हैमर मंगवाती है। चबूतरे को तोड़ने में करीब 7 से 8 घंटे का समय लगता है और आखिरकार चबूतरा टूटता है। इसके अंदर से एक लोहे का सूटकेस मिलता है। जब सूटकेस को खोला जाता है तो उसके अंदर एक लाश मिलती है। आसपास के लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। पुलिस ने तुरंत काले कपड़े ओढ़े उस व्यक्ति को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। ये तो बस शुरुआत थी, कहानी आगे और भी भयंकर होती जाती है। अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भोपाल के साकेत नगर में एक घर था जहां दास परिवार रहता था। परिवार में 3 सदस्य थे, मुखिया वीरेंद्र कुमार दास, उनकी पत्नी इंद्रानी दास और उनका बेटा उदयन दास। वीरेंद्र दास भोपाल में भेल नाम की कंपनी में फोरमैन के तौर पर काम करते थे और इंद्रानी दास विंध्याचल भवन में डाटा एनालिस्ट के तौर पर। दास परिवार काफी संपन्न था। दोनों पति पत्नी ऊंची पोस्ट पर थे। उनके पास जमीन जायदाद भी थी जिससे हर महीने किराए की आय आती थी। उनके बेटे उदयन दास की बात करें तो वह स्कूल में पढ़ाई करता था। वह इंट्रोवर्ट स्वभाव का था और जल्दी गुस्सा भी हो जाता था। इसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। स्कूल से घर आकर वह अपने कमरे में कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलता। बाहरी लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। मोहल्ले के लड़के जब स्कूल के बाद बाहर खेलते तो उदयन घर पर ही वीडियो गेम्स में लगा रहता। उदयन अपने सांवले रंग को लेकर थोड़ा असुरक्षित महसूस करता था। दोस्तों में से कोई इसके रंग का मजाक उड़ाता तो ये दोस्ती तोड़ देता। धीरे धीरे समय बीतता गया और परिवार में सब ठीक चल रहा था। उदयन ने 12वीं कक्षा पास की। फिर उसके पिता का भोपाल से रायपुर ट्रांसफर हो गया और मां ने भी रिटायरमेंट ले लिया। दास परिवार रायपुर के सुंदरनगर SBI कॉलोनी में आकर रहने लगा। ये कॉलोनी शहर के शोर शराबे से दूर सुनसान इलाके में थी जहां कुछ ही घर बसे थे। दास परिवार का वहां किसी से ज्यादा संपर्क नहीं था। इसके बाद उदयन स्कूल के बाद बीटेक में दाखिला लेता है, लेकिन पहले साल में ही ड्रॉप आउट कर लेता है। उसने अपने माता पिता से कहा कि भोपाल में उसकी नौकरी लग गई है और उसे वहां जाना है। इस बहाने से वह रायपुर से भोपाल आ गया जहां उसका पहले से ही एक घर था। 2010 में वह भोपाल में ही रहने लगा। फेसबुक के जरिए उसकी मुलाकात एक लड़की आकांक्षा शर्मा से होती है जिसे घर के लोग श्वेता नाम से बुलाते थे। आकांक्षा पश्चिम बंगाल में अपने भाई और मां के साथ किराए के घर में रहती थी। उदयन और आकांक्षा में दोस्ती होती है और फेसबुक पर उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। समय बीतता गया और 2010 से 2016 आ गया। आपस में एक साथ बात करते करते इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब ये दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं, लेकिन पता नहीं आकांक्षा को इतनी दूर भोपाल आने की इजाजत देंगे या नहीं, क्योंकि उदयन को कोई काम भी नहीं था। इसीलिए आकांक्षा के परिवार वाले उसे उदयन के पास क्यों भेजें। इन दोनों ने साथ में रहने के लिए एक प्लान बनाया। आकांक्षा उदयन को दोस्त के बहाने अपने घर लेकर आती है और उसे एक दोस्त के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। ये दोस्त NRI है और अमेरिका में एक बड़ी पोस्ट पर काम करता है। उदयन ने घरवालों से कहा कि वह आकांक्षा को भी नौकरी दिलवा देगा। ये सुनकर घरवाले बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उदयन आकांक्षा को एक फेक मेल भेजता है जो अमेरिका के किसी NGO का था। यह मेल आकांक्षा की जॉब का ज्वाइनिंग लेटर था। इसके बाद आकांक्षा घरवालों से वीजा लेने जाने का बहाना बनाती है और अपने सारी कीमती सामान, गहने, जेवर लेकर 23 जून 2016 को दिल्ली चली जाती है जहां उदयन उसका इंतजार कर रहा था। दिल्ली में दोनों की मुलाकात होती है, फिर यह भोपाल चले जाते हैं। करीब 10 दिनों तक आकांक्षा की घरवालों से फोन पर बात होती रही। फिर आकांक्षा ने कॉल करना बंद कर दिया। इसके बाद वह हैशचैट नाम के ऐप से ही बात करती और ऐसे समय बात करती जब अमेरिका में दिन हो और इंडिया में रात हो, ताकि घर वालों को लगे कि वह अमेरिका में है। और ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। इसके बाद चैट पर भी बातें होना बंद हो गई। इसके बाद उदयन आकांक्षा के घर वालों को फोन करता है और बताता है कि वह इंडिया आने वाली है। उसकी ट्रेन 18 जुलाई को है और 19 तारीख तक वह घर आ जाएगी। ये सुनकर घरवाले बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी घर आ रही है। 19 तारीख आती है और आकांक्षा के घरवाले उसका इंतजार करते हैं, लेकिन वह नहीं आती।
20 जुलाई भी बीत गया, लेकिन बेटी घर नहीं आई। जिस नंबर से उसने फोन किया था वह नंबर भी बंद हो गया था। घर वालों को अपनी बेटी की चिंता होने लगी थी। उन्हें लगा कि शायद उसे छुट्टी नहीं मिली होगी, क्योंकि अभी अभी नौकरी में लगी थी। कुछ दिनों बाद अचानक से उदयन वेस्ट बंगाल में आकांक्षा के घर में आ जाता है और बताता है कि वह सीधे अमेरिका से ही आ रहा है। घरवाले उससे आकांक्षा के बारे में पूछते हैं तो वह कहता है कि वह ठीक है और कंपनी में अच्छा काम कर रही है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। उदयन 2 दिनों तक आकांक्षा के घर में रुकता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद भी आकांक्षा कोई न कोई बहाना बनाती रही। 15 नवंबर को आकांक्षा ने आखिरी बार घरवालों से बात की थी। दिसंबर आ गया और जिस नंबर से आकांक्षा ने बात की थी उस नंबर की लोकेशन उसके भाई ने एक ऐप से ढूंढने की कोशिश की। पता चला कि यह नंबर अमेरिका का नहीं बल्कि भोपाल का ही है। वैसे आकांक्षा ने बताया था कि उदयन का घर भी भोपाल में है। घरवालों को शक हुआ कि शायद उदयन ने ही आकांक्षा को अमेरिका में नौकरी दिलवाई होगी। घरवालों को इस आदमी पर थोड़ा शक हुआ और 4 जनवरी 2017 को आकांक्षा के पिता और भाई बांकुड़ा के पुलिस स्टेशन में जाकर उदयन के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कराते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि आकांक्षा अमेरिका में होगी, क्योंकि आखिरी बार 15 जुलाई को उससे बात हुई थी और उसने कहा था कि वह अमेरिका में है। लेकिन जब हमने उसके नंबर की लोकेशन देखी तो वह भोपाल का निकला। आकांक्षा के घरवालों ने पुलिस को पूरी जानकारी दी और उसके गायब होने का इल्जाम उदयन पर लगाया। बांकुड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जिस नंबर से आखिरी बार कॉल आया था उसे ट्रेस करना शुरू कर दिया। सच में ये नंबर भोपाल का था। जब इस नंबर की ट्रैकिंग हो रही थी तो अचानक ये नंबर एक्टिव हो गया। पुलिस को सारी जानकारी मिल गई, जैसे कि एग्जैक्ट लोकेशन और सिम इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कौन है। ये नंबर भोपाल के साकेत नगर में रहने वाले उदयन का था। बांकुड़ा पुलिस की एक टीम भोपाल पहुंची और वहां की लोकल पुलिस से सहायता ली। फिर पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंची जहां उदयन का लोकेशन दिखा रहा था। आकांक्षा के घरवाले लगातार उदयन पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसी ने उनकी बेटी के साथ कुछ किया है। पुलिस ने ट्रेन टिकट का भी पता लगाया। पता चला कि ट्रेन की टिकट साकेत नगर के लोकेशन से ही बुक हुई थी। अब तीसरी बार पुलिस उदयन के घर पर आई और थोड़ी सख्ती से उससे पूछताछ की। फिर शक के आधार पर पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां पर पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान उदयन टूट जाता है और यह कहता है कि उसने आकांक्षा को मार दिया है, कत्ल कर दिया है। अब पुलिस उससे लाश के बारे में पूछती है। ये पुलिस को अपने साथ साकेत नगर के घर ले जाता है। पुलिस ने उसका चेहरा ढक दिया था, क्योंकि जब तक कोई अपराध साबित न हो जाए तब तक अपराधी की पहचान पब्लिक में नहीं की जा सकती है। उदयन पुलिस को अपने घर ले जाता है। सामने लिविंग रूम में चबूतरा बना हुआ था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। वही सारी चीज यहाँ पर होती है। 7 से 8 घंटे कड़ी मशक्कत करने के बाद चबूतरा टूटता है और सूटकेस में आकांक्षा की लाश मिलती है। लाश के मिलते ही पुलिस उदयन को ऑफिशियल अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि अब तक शक के आधार पर ही उससे पूछताछ हो रही थी। उदयन को अरेस्ट करने के बाद पूरे घर की तलाशी ली जाती है। यहां से पुलिस को उदयन का आधार कार्ड, पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और आकांक्षा के बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं। पुलिस इन सभी चीजों को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस स्टेशन में उदयन से पूछताछ करने पर सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि उसने इस कांड को कैसे अंजाम दिया था। जब फेसबुक में आकांक्षा और उदयन को प्यार हुआ, आकांक्षा से झूठ बोलकर वह कहता है कि वह दिल्ली में है, जबकि इधर उदयन अपने गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था। दोनों यहीं पर मिलते हैं और फिर भोपाल आ जाते हैं। करीब 10 दिनों तक आकांक्षा घर वालों को कॉल करती रही, फिर कॉल करना बंद कर दिया ताकि घर वालों को पता न चल सके कि वह इंडिया में है या अमेरिका में। 24 से 25 जून के आसपास वे दिल्ली से भोपाल आए और लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे, यानी बिना शादी के पति पत्नी के जैसे। आकांक्षा उदयन से शादी करना चाहती थी पर यह मना कर रहा था। जब कभी भी उदयन किसी काम से बाहर जाता और फिर घर आता तो यह देखता कि आकांक्षा हंस हंसकर किसी से बात कर रही है। उदयन अपने मन में कहानियां बनाने लगा कि आकांक्षा का किसी और के साथ कुछ चल रहा है और वह उसे धोखा दे रही है। उसने कभी भी आकांक्षा से इस बारे में बात नहीं की, केवल मन में कहानी बनाता रहा। उधर आकांक्षा शादी के लिए कहती रही पर वह शादी से मना करता रहा। इधर उदयन को लगने लगा कि आकांक्षा के मन में कोई और है। इन्हीं सब के चलते दोनों में झगड़े शुरू हो गए। उन्हें साथ में रहते अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे और झगड़े भी शुरू हो गए थे। बात इतनी बढ़ गई कि आकांक्षा उदयन को छोड़कर अपने घर जाना चाहती थी। फिर 12 जुलाई को आकांक्षा ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने घर बांकुड़ा के लिए निकलने लगी। जैसे तैसे उदयन ने उसे मना लिया कि वह उससे प्यार करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। फिर 15 जुलाई को दोनों के बीच भीषण झगड़ा होता है। इसके बाद आकांक्षा ने अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर ली। 18 जुलाई को उसकी ट्रेन भोपाल से हावड़ा के लिए थी।
आकांक्षा ने उदयन के मोबाइल से अपने घर वालों को फोन कर दिया और 19 जुलाई को घर पहुंचने की बात कह दी। 15 जुलाई को दोनों में बहुत लड़ाई हुई। इसी दौरान आकांक्षा ने लड़ाई के समय कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसने उदयन को ट्रिगर कर दिया। 2010 में उदयन रायपुर से भोपाल आया था और अब ये साल चल रहा था 2016 का। इन 6 सालों में उदयन ने कुछ ऐसे कारनामे किए जो उसकी काली सच्चाई बन गए। उसे शक हुआ कि आकांक्षा को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वह उसे छोड़कर जा रही है। लड़ाई के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। रात को आकांक्षा अपने कमरे में सोने चली गई और इधर उदयन पूरी रात बैठकर प्लानिंग करता रहा। 16 जुलाई की सुबह होती है। उदयन अपने कमरे में जाता है जहां आकांक्षा सो रही थी। उसने तकिए से आकांक्षा का दम घोंटा और फिर अपने हाथों से उसका गला दबाया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। घर में लोहे का एक मीडियम साइज का सूटकेस था जिसमें सामान रखा था। उसने बॉक्स में से सामान बाहर निकाला और आकांक्षा की बॉडी को उसमें रख दिया और लॉक कर दिया। जब दोपहर हुआ तो वह घर से निकलता है और बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर जाता है। यहां से उसने सीमेंट के 14 बोरे खरीदे और इसके अलावा कुछ और चीजें ली जो चबूतरा बनाने में काम आती हैं। इन सभी चीजों की डिलीवरी घर पर हो जाती है। वह लिविंग रूम में सब कुछ रखवा देता है। अब शांति से वह चबूतरा बनाने वाले घोल को तैयार करता है। फिर आकांक्षा के सूटकेस को लिविंग रूम में लाकर थोड़ा घोल सूटकेस में डालता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा चबूतरा तैयार करता है। लगता नहीं है कि उसने ये सब कुछ अकेले किया होगा। शायद सूटकेस को घोल से ढकने के बाद उसने मिस्त्री और मजदूर को बुलवाया होगा और एक्स्ट्रा पैसे देकर चबूतरा बनवाया होगा। बॉडी अभी डिकम्पोज नहीं हुई थी तो गंध भी नहीं आ रही थी और किसी को शक भी नहीं हुआ। उसने चबूतरे की ऊपरी सतह पर मार्बल के टाइल्स लगवाए। ये भी कहा जाता है कि इस चबूतरे पर बैठकर वह शराब पीता था और कभी कभी इसी पर सो भी जाता था। जब चबूतरे के अंदर से गंध आती तो वह परफ्यूम छिड़क देता। चबूतरे के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड का शव था और इसके ऊपर वह सोता और शराब पीता था। घर वालों की अपनी बेटी से फेसबुक पर चैट में बात हो पा रही थी तो आकांक्षा घर वालों से संपर्क में थी। जब भी घर वाले उसे कॉल करने के लिए कहते तो वह कोई बहाना बना लेती थी ताकि पता न चले कि वह इंडिया में है। आकांक्षा की मौत के बाद उदयन इसके घर वाले के साथ ऐसे ही करता रहा। यह आकांक्षा बनकर फोन में चैटिंग करता था और कभी कभी अपने और आकांक्षा के साथ वाले फोटो भी अपलोड करता था। अक्टूबर महीने में वह आकांक्षा के घर वालों से मिलने केवल इसलिए गया था ताकि वह उन्हें भी ठिकाने लगा सके, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। वह हमेशा किचन में जाने का बहाना ढूंढता था ताकि किसी खाने पीने की चीज में बेहोशी की दवा मिला सके और घर वालों का काम तमाम कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2 दिनों बाद वह वापस भोपाल चला गया। जब आकांक्षा के घर वालों को अपनी बेटी की चिंता हुई और उदयन की हरकतें भी उन्हें अजीब लगने लगी तो भाई ने आकांक्षा के नंबर का किसी ऐप के जरिए लोकेशन देखा। ये नंबर भोपाल का निकला। इसके बाद पिता और भाई ने बांकुरा के पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। उदयन की यह सारी कहानी सुनकर पुलिस हैरान रह गई। इसके बाद पुलिस ने उदयन के घर वालों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की। उदयन के घर में इसके और आकांक्षा के अलावा कोई नहीं रहता था। जो पहले किराए पर रहने आए थे उन्हें भी उदयन ने निकाल दिया था। पुलिस ने जब उदयन से इसके घर के लोगों के बारे में पूछा तो उसने बातें घुमाना शुरू कर दिया। वह साफ साफ कुछ नहीं बता रहा था कि इसके माँ बाप कहाँ हैं। कभी कहता कि वे अमेरिका में हैं, कभी कहता कि पिता की मौत हो गई है और माँ हॉस्पिटल में है क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी पुलिस को बताया कि उनकी पिछले 6-7 सालों से उदयन के माँ बाप से बात नहीं हुई है और ना उन्हें कभी देखा है। पुलिस को समझ में आया कि उदयन आकांक्षा के परिवार के साथ भी इसी तरह से करता रहा है। कहीं इसने अपने माता पिता के साथ भी कुछ किया हो सकता है। इसके बाद पुलिस उदयन से फिर से 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ उसके माता पिता के बारे में पूछती है तो फिर से एक भयंकर कहानी सामने निकल कर आती है। ये बात 2010 की है। उन दिनों उदयन और इसके माता पिता रायपुर में रहते थे। उदयन का 12वीं समाप्त हो चुका था, माँ रिटायर थी और 30,000 रुपये पेंशन मिलती थी और पिता रायपुर के भेल ऑफिस में काम करते थे। जब वह फर्स्ट ईयर में था तो उसे शराब, ड्रग्स और फिजूल खर्च करने की आदत लग गई थी। माँ बाप ने विरोध जताया कि वह फिजूल खर्च बंद करे, नहीं तो उसे पैसे देना बंद कर देंगे। एक दिन उदयन की मां इंद्रानी दास ने उसे डांटा कि वह फिजूल खर्च बंद करे और पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन उदयन को ये बात पसंद नहीं आई और गुस्से में उसने अपनी मां का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बारिश की आवाज में मां की चीखें दब गईं और आस पड़ोस में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। शाम को उसके पिता वीरेंद्र कुमार दास घर आए। उदयन ने उन्हें लिविंग रूम में बैठाया और उनके लिए चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। चाय पीते ही पिता बेहोश हो गए और इसके बाद उसने उनकी भी हत्या कर दी। माता पिता की बॉडी को उसने बेडरूम में छुपा दिया था। बाहर बारिश हो रही थी और कुछ मजदूर काम कर रहे थे।
इसके बाद उदयन ने एक मजदूर को बुलाकर घर के गार्डन में गड्ढा खोदने को कहा ताकि वह वहां पानी का टैंक लगवा सके। मजदूर ने काम अगले दिन करने को कहा, लेकिन उदयन ने उसे 3 गुना पैसे देने का लालच दिया और कहा कि उसे आज ही काम चाहिए। मजदूर तैयार हो गया और गड्ढा खोदने लगा। रात में उदयन ने उस गड्ढे में अपने माँ बाप की बॉडी को दफन कर दिया। रात में फिर से बारिश शुरू हो जाती है और गार्डन में कीचड़ जैसा हो जाता है। लोगों को शक नहीं हुआ कि यहाँ पर गड्ढा खोदा गया होगा। माँ बाप के कत्ल के बाद उदयन कई दिनों तक घर में रुका रहता है। कभी कभी पड़ोसी उससे पूछते थे कि आपके माता पिता कहाँ हैं। ये कहता कि वे लोग अमेरिका में सेटल हो गए हैं और कुछ दिनों में ये भी वहां चला जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद यह अपने घर के सारे कीमती सामान, माँ के गहने, जेवर लेकर भोपाल आ गया। इसकी यह कहानी सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। अब पुलिस इसे लेकर रायपुर जाती है जहां इसका घर था। वहां के डीएम से परमिशन लिया जाता है और लोकल पुलिस की मदद से उदयन के बताई हुई जगह की खुदाई की जाती है। यहां से पुलिस को 2 कंकाल बरामद होते हैं, साथ में कुछ चूड़ियां, कपड़े के अंश और कुछ गहने भी मिलते हैं जो शायद मां ने पहने हुए थे। पुलिस इन सब चीजों को कब्जे में लेती है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। आगे उदयन से पूछताछ में पता चला कि इसने अपनी मां के गहनों को भोपाल में लाकर बेच दिया। रायपुर वाला घर इसके पिता के नाम पर था। उदयन ने कुछ ऑफिसर्स को अपने साथ मिलाकर घर के फर्जी पेपर्स बनवाए और रायपुर वाले घर को 36 लाख में बेच दिया। उदयन की मां इंद्रानी दास की हर महीने 30,000 की पेंशन आती थी, जो 2016 तक के लेता रहा, जबकि उसने 2010 में ही अपनी मां का कत्ल कर दिया था। 2010 से 2016 तक इसके 12 लड़कियों के साथ सीरियस रिलेशन थे। ये दिल्ली के महंगे महंगे होटलों में जाता और लड़कियों को बुलाकर अय्याशी करता। गर्लफ्रेंड्स को लेकर यह विदेश में घूमता था। इसका बस एक ही मकसद था, अय्याशी करना। 2010 में इसकी आकांक्षा से मुलाकात हुई थी और 6 सालों तक दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। तो दोस्तों, ये रहा आकांक्षा केस के बारे में। हालांकि अब उस लड़के को सजा दे दी गई है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है, बल्कि देश में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है। तो इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि ऐसी घटनाओं से और भी लोग सावधान रहे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह की सच्ची घटनाएं हम अपने इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।